वेलकम एवरीबॉडी। आज की कहानी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग इंसान की कहानी है। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसको सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फिगर समझा जाता है। एक ऐसा शख्स जिसको 25 करोड़ पाकिस्तानी अजीम कायद और 100 करोड़ हिंदू एक डरावना ख्वाब समझते हैं। एक ऐसा शख्स जिसको इंडियन कांग्रेस हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बनाती रही। एक ऐसा लीडर जो बार बार पलट के इंडियन कांग्रेस को अपनी वार्निंग्स देता रहा। ये कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो इंतहाई हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब इंसान था। इसके घर में जब हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित नेहरू आए तो इसके घर में पड़ी किताबों को देख के ये कहने लगे कि किताबें अच्छी हैं और इम्प्रेसिव भी हैं। इस शख्स ने पलट के पंडित नेहरू को ये जवाब दिया, क्योंकि किताबें अपनी मेहनत से खरीदी हैं, वालिद से विरासत में नहीं मिली। इस शख्स को इंडियन लीडर सरदार पटेल ने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर ये कहा कि पूरी हिंदुस्तानी कौम अब गांधी को अपना लीडर तस्लीम कर चुकी है, बेहतर तो यही होगा कि अब तुम भी गांधी को अपना लीडर मान लो। इस शख्स ने पलट के सरदार पटेल को ये जवाब दिया कि अगर ये कौम अपना लीडर ढूंढ चुकी है तो फिर ये लीडर अपनी कौम ढूंढ लेगा। एक ऐसे शख्स की कहानी जो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गया तो डॉक्टर ने उसे कहा, आपको तो टीबी का मर्ज है, आपके पास तो 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं है और मैं आपको डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक वेल विशर की हैसियत से बता रहा हूँ कि अगर आपने अपना काम कम ना किया तो आपकी जान जा सकती है। इस शख्स ने पलट के डॉक्टर को इंतहाई पुरइत्माद जवाब दिया और कहा कि मैं भी तुम्हें एक मरीज़ की हैसियत से नहीं बल्कि एक वकील की हैसियत से बता रहा हूँ कि अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारी डॉक्टरी का लाइसेंस और डॉक्टरी की डिग्री दोनों किसी काम की नहीं रहेंगी। एक ऐसा शख्स जिसको उसकी बहन प्यार से मोहब्बत से जिन कह के बुलाती थी और तारीख का सितम देखिए, ये शख्स वाकई हिंदुस्तान के लिए एक जिन साबित हुआ, हिंदुस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। ये कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो सर सैयद अहमद खान जैसे लीडर से बिल्कुल नहीं मिलता था। मुसलमानों को अंग्रेज़ी सिखा के ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुश करने पर यकीन बिल्कुल नहीं रखता था। एक ऐसा शख्स जिसको इंडियन कांग्रेस इसके पॉलिटिकल एम्बिशन को समझने में मुकम्मल नाकाम रही। एक ऐसा शख्स जिसकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी को पूरे हिंदुस्तान ने मिसकैलकुलेट किया और वो मिसकैलकुलेशन 1947 में पाकिस्तान की शक्ल में हिंदुस्तान के लिए वबाले जान बनी। या फिर पाकिस्तान की लोकल स्लैंग में ये कह लें कि हिंदुस्तान ने भाई को हल्के में लिया। ये कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी नहीं जो हाथ में डंडा लेके हर जगह पे हिंदुस्तान में नंगा फिरता रहता था, बल्कि ये कहानी एक अल्ट्रा मॉडर्न इंसान की कहानी है जो हर वक्त सूट में रहता था, इंग्लैंड का ग्रेजुएट था और बोलने में अंग्रेज़ी बोलता था, सिगरेट की जगह अपने मुंह में सिगार रखता था। ये कहानी मुसलमानों के अजीम लीडर, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी है। सो वेलकम टू द वुल्फ। A leader who preferred constitution before power। एक ऐसा लीडर जिसने इब्तिदा में भी कानून ही चुना, ताकत नहीं। ये कहानी उस शख्स की कहानी है जो किसी किस्म के ताकत के इस्तेमाल से पहले कानून पे यकीन रखता था। एक ऐसा शख्स जो किसी किस्म के जज्बात से पहले दलील पे यकीन रखता था और वो शख्स ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी हिंदुस्तान की कौम के लिए सोचता था। मोहम्मद अली जिन्ना कराची के एक इंतहाई मामूली से घराने से निकल के लंदन के लिंकन कॉलेज तक पहुंचने वाला एक वकील। वो शख्स जो ब्रिटिश राज का सबसे महंगा, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ज़हीन तरीन वकील साबित हुआ। अगर हकीकत की बात की जाए तो उस वक़्त जिन्ना के माइंड में, जिन्ना के दिमाग में, उसके जहन में
نہ تو پاکستان کا کوئی خاکہ تھا اور نہ ہی تقسیم کا کوئی خواب۔ بات تو صرف یہ تھی کہ محمد علی جناح ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مذہبی آزادی، ثقافتی آزادی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے برابری کے حقوق کی ڈیمانڈ کرتا تھا۔ That's it and that's all۔ جناح نے بذات خود کانگریس جوائن کی، ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا وکیل بنا۔ اسی لیے تو انڈین لیڈرز نے جناح کے بارے میں یہ کہا۔ 1916 میں انڈین کانگریس نے کہا، جناح از این امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ اگر بات صرف یہاں تک کی جائے تو یہاں تک کا جناح نہ تو مسلم لیگ کا لیڈر تھا، نہ کسی ملک کا وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک تو جناح صرف ہندوستان کو برٹش راج سے بچانا چاہتا تھا۔ لیکن اگر آج کل کے ہندوستان کے لوگوں کی بات کو سنا جائے، آج کل کے ہندوستان کے تاریخ دانوں کی بات کو سنا جائے، جس میں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جناح نے ہندوستان کی پیٹھ پہ چھرا مارا، جناح نے ہندوستان کے ٹکڑے کیے، لیکن وہ لوگ حقیقت جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے، اس کو تسلیم کرنے سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اگر حقیقت کی بات کی جائے تو بات دراصل یہ تھی کہ انڈین کانگریس نے، انڈین لیڈرز نے جناح کے پولیٹیکل امبیشنز کو مس ریڈ کیا، مس انڈرسٹینڈ کیا، اور ایک غلط فہمی جو انہوں نے جناح کے بارے میں پالی، اور وہ یہ تھی کہ انڈین کانگریس کو لگتا تھا کہ جناح ایک انتہائی الٹرا ماڈرن انسان ہے، سگریٹ کی جگہ پہ سگار پیتا ہے، ہر وقت سوٹ میں رہتا ہے، اور جناح ایک انتہائی سیکولر سوچ کا مالک ہے۔ تو بھلا محمد علی جناح جیسے لیڈر کو ہندوستان کے مسلمانوں سے کیا لینا دینا؟ ہندوستان کے مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور ثقافتی آزادی سے کیا لینا دینا؟ یہی ایک غلط انڈرسٹینڈنگ تھی، یہی ایک غلط فہمی تھی جنہوں نے انڈین کانگریس کے ایک انتہائی مضبوط ترین لیڈر محمد علی جناح کو مسلم لیگ کی طرف جانے پہ مجبور کیا۔ The moment in history ہندوستان مس کیلکولیٹڈ جناح۔ تاریخ کا وہ مشہور لمحہ جب پورے ہندوستان نے، انڈین کانگریس نے اور کانگریس کے ہر ایک لیڈر نے محمد علی جناح کو مس کیلکولیٹ کر لیا۔ ہوا دراصل یوں، ان 1937 1937 کے الیکشن آئے، الیکشن کنڈکٹ بھی ہوئے اور انڈین کانگریس وہ الیکشن جیت بھی گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انڈین کانگریس الیکشن جیت گئی تھی تو ہندوستان کے لیے کچھ اچھی خبر آنی چاہیے تھی، لیکن الیکشن جیتنے کے باوجود بھی ہندوستان نے، انڈین کانگریس نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کی۔ بلکہ یہ بات آپ کو اس طرح سے تھوڑی زیادہ اچھی سمجھ آئے گی کہ آج کا جو ہندوستان ہے، اگر اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، حقیقت کی نظر سے دیکھیں، حقیقت پسندی سے دیکھیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آج کے ہندوستان میں چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو یا وہ کوئی اور سیاسی صورتحال ہو، ہندوستان کے لوگوں کو جب بھی، ہندوستان کے لیڈرز کو جب بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی کامیابی ملی ہے تو ہندوستان کے لوگ اپنے پاؤں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے لوگوں کو ایموشنلزم میں، جذبات میں آ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے، جیسے وہ اس وقت وہیں پوری دنیا کی سپر پاور بن چکے ہیں۔ جیسی غلط فہمی اور جیسی خوش فہمی آج کے ہندوستان کو ہے، وہیں غلط فہمی اور وہیں خوش فہمی اس وقت کے ہندوستان کو بھی تھی۔ ہوا دراصل یوں کہ کانگریس کو طاقت مل گئی، کانگریس الیکشن جیت گئی، اور طاقت میں آتے ہی انڈین کانگریس نے، ہندوستان نے اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انڈین کانگریس کو طاقت ملی، انہوں نے روایات کو بدل دیا، مسلمانوں کی آواز کو سائیڈ پہ دھکیل دیا، مسلمانوں کے حقوق کو دبانا شروع کر دیا۔
जिन्ना ने जब इंडियन कांग्रेस को समझाने के लिए मशवरा दिया तो इंडियन कांग्रेस को जिन्ना का मशवरा भी ताना लगने लगा। नेहरू ने तो बल्कि यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कौम होगी, और गांधी की मॉस पॉलिटिक्स ने कानून की सियासत को कुचल के रख दिया। यहाँ जिन्ना ने पहली मर्तबा खुद बजाते खुद अपने मुंह से ये कह दिया, मुसलमानों से खिताब करते हुए, कि अगर हम सिर्फ नंबर बने रहेंगे तो हम हमेशा कुचल दिए जाएंगे। ये जवाब सुन के इंडियन लीडर सरदार पटेल ने जिन्ना को ताना दिया और कहा कि पूरी हिंदुस्तानी कौम गांधी को अपना लीडर मान चुकी है, तो जिन्ना तुम्हारे लिए बेहतर तो यही होगा कि तुम भी गांधी को अपना लीडर तस्लीम कर लो। बस ये कहने की देर थी कि जिन्ना ने तारीख का वो जुमला कहा जिसको उस वक़्त का हिंदुस्तान शायद नहीं समझ सका। जिन्ना ने कहा, अगर ये कौम अपना लीडर ढूंढ चुकी है तो फिर ये लीडर अपनी कौम ढूंढ लेगा। और उस दिन हिंदुस्तान को उसकी ये बात समझ नहीं आई। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आई कि उसने अपना सबसे बड़ा सियासी हरीफ पैदा कर लिया है। उसने अपना सबसे बड़ा चैलेंज बजाते खुद अपने ही मुल्क में पैदा कर लिया है। The moment in history that gave birth to Pakistani nation. तारीख का वो फैसला जो पाकिस्तानी कौम को जन्म दे गया। हुआ दरअसल यूँ कि 1940 लाहौर के अंदर जिन्ना ने मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद से ख़िताब किया। स्पीच के अंदर जिन्ना ने एक बहुत मशहूर जुमला बोला। जिन्ना ने कहा कि हम मुसलमान एक बहुत बड़ी कौम हैं, हम सिर्फ अक़लियत नहीं हैं। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तारीख का एक बहुत बड़ा फ़ैसला था जो आगे आके हिंदुस्तान को पाकिस्तान की शक्ल में दरपेश आना था। मुस्लिम लीग हर गली में, हर शहर में, हर गांव में फैल गई। जिन्ना जो कभी एक लीड पॉलिटिशियन था, जिसको अल्ट्रा मॉडर्न पॉलिटिशियन समझा जाता था, आज वहीं जिन्ना हर जागीरदार, हर गरीब और हर ताकतवर मुसलमान का लीडर बन चुका था। हिंदुस्तान आखिरी वक्त तक जिन्ना को एक ब्लफ समझता रहा। इंडियन कांग्रेस, इंडियन लीडर्स यही समझते रहे कि जिन्ना सिर्फ दबाव डाल रहा है, मगर ये दबाव नहीं था। ये तारीख का एक अजाब था जो हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान की शक्ल में आना ही आना था। और फिर वो लम्हा आ गया जब तारीख ने खून से अपना रास्ता बनाया। हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान तकसीम हो गया, लाशें गिरना शुरू हो गईं, माँओं की गोद उजड़ना शुरू हो गई। बहुत सारे बच्चे पार्टीशन के दरमियान यतीम भी हुए। मगर इस खून के समंदर के बाद वो मुल्क वजूद में आया जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ नक्शे पे नहीं बल्कि अपनी सांसों पर भी कायम किया। और ये सांसों वाली बात क्या थी? आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना टीबी के मर्ज में मुब्तला थे। उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल नहीं छोड़ी। 14 अगस्त 1947 मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी का परचम उठाया, बीमार जिस्म के साथ मगर लोहे जैसे इरादे के साथ। वो सबक जो हिंदुस्तान ने जिन्ना से नहीं सीखा। हिंदुस्तान यही समझता रहा कि जिन्ना तन्हा हो जाएगा, मुसलमान थक जाएंगे, वक़्त उसके खिलाफ चला जाएगा। मगर हिंदुस्तान ये भूल गया था कि जिन्ना वो शख्स था जो अकेला होकर भी हर किसी से लड़ सकता था। ये वही ज़हीन वकील था जो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे महंगा वकील भी था। जिन्ना ने ना जगीरदारी मांगी, ना ताकत के लिए सियासत की, ना झूठी पॉपुलर पॉलिटिक्स की। इज्जत के साथ जिंदा रहने का हक, ये वो वाहिद चीज़ थी जो जिन्ना ने कांग्रेस में होते हुए एक लीडर की हैसियत से इंडियन कांग्रेस से मांगी थी। मुसलमानों के लिए इज्जत के साथ जिंदा रहने का हक। पाकिस्तान जज्बात का नतीजा नहीं था, पाकिस्तान हिंदुस्तान की सियासी गलती का नतीजा था। पाकिस्तान नेहरू की गलत फहमी और खुश फहमी का नतीजा था। पाकिस्तान कांग्रेस की जिद का नतीजा था। पाकिस्तान जिन्ना की जिद नहीं थी, पाकिस्तान जिन्ना की मजबूरी थी। जब जिन्ना इंडियन कांग्रेस में थे और इंडियन कांग्रेस किसी शक्ल में मुसलमानों को हक देने पे, मजहबी आज़ादी और सकाफती आज़ादी देने पे तैयार नहीं थी,
तो जिन्ना ने मजबूर होकर मुस्लिम लीग चूज की थी। The lesson Pakistan itself never learned from जिन्ना, वो सबक जो बज़ाते खुद पाकिस्तान जिन्ना से कभी ना सीख सका, जहाँ पे हिंदुस्तान के एक एलीट पॉलिटिकल सिस्टम को, इंडियन कांग्रेस को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता था कि जिन्ना अकेला कभी मुस्लिम लीग का स्पोक पर्सन नहीं बन सकता, जिन्ना अकेला इतने बड़े इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं लड़ सकता। उसी गलत फहमी का खुमियाजा हिंदुस्तान को 1947 में पाकिस्तान की शक्ल में भुगतना पड़ा। लेकिन वहीं पे ऐसे बहुत सारे सबक हैं जो बज़ाते खुद पाकिस्तान ने भी जिन्ना से नहीं सीखे। सबसे बड़ा सबक कश्मीर का सबक। वहीं जिन्ना जिसने कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान आज़ाद होने के महज 1 साल के अंदर आज़ाद करवा लिया था, उसी कश्मीर का बाकी का आधा हिस्सा पिछले 75 साल में भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से आज़ाद ना करवा सका। और उस एम्बुलेंस की क्या कहानी थी जो मुसलमानों के अजीम लीडर पाकिस्तानियों के मोहसन को एक बीमार कायदे आज़म को लेके कराची के हॉस्पिटल तक भी ना पहुंच सकी। वो एम्बुलेंस जिसमें कायदे आज़म को बिठाया गया, लिटाया गया हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और वो रास्ते में ही ख़राब हो गई। कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना जो मोहब्बत से अपने भाई को जिन कह के बुलाती थी, उसी एम्बुलेंस के अंदर अपने भाई के पास बैठ के रोती रही और कराची की शदीद गर्मी में अपने भाई के चेहरे से सिर्फ मक्खियों को हटाती रही। वो जिन्ना जो हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े पॉलिटिकल सिस्टम को हरा के आया था, इंडियन कांग्रेस और इंडियन लीडर्स को हरा के आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हरा के पाकिस्तान को लेके आया था, वहीं जिन्ना अब 1948 में कराची पाकिस्तान के अंदर एक ख़राब एम्बुलेंस में अपनी ज़िंदगी को मौत के आगे हार गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, टू अल्लाह वी बिलोंग एंड टू अल्लाह वी शैल रिटर्न। तारीख दानों ने ये लिखा है कि जिन्ना को मट्टी से सख्त नफरत थी। वो सफाई निस्फ ईमान है इस्लाम की इस कोटेशन पे बड़ी सख्ती से अमल करता था। वो हमेशा साफ सुथरे सूट में रहता था। मुसलमानों के अजीम लीडर, उसी लीडर को जिसको मट्टी से सख्त नफरत थी, 1948 के अंदर मुसलमानों के एक जम्मे गफीर ने अपने हाथों से उसी मोहसन को, उसी अजीम लीडर को मट्टी के हवाले कर दिया। और पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा सबक, और वो ख़राब एम्बुलेंस की फाइलें आज भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट के सिस्टम में किसी रद्दी की टोकरी में पड़ी रह गई। क्या पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक सिस्टम, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इतना नाक़िस और इतना कमज़ोर है कि आज 75 साल बाद भी अपने अजीम लीडर की एक ख़राब एम्बुलेंस के अंदर पुरअसरार मौत का हिसाब लगाने से कासर है? या फिर हकीकत ये है कि आज का पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक निज़ाम, पॉलिटिकल सिस्टम और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अपने मोहसन की पुरअसरार मौत के ऊपर उसको हल करने, उस मुअम्मे पे काम करने को महज वक़्त का ज़िया समझते हैं।